नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा में आज पेश होगा अनुपूरक बजट। हंगामे में चलते कल नहीं चल सका सदन, सपा विधायक निलंबित। सीएम योगी आज नोएडा में इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का करेंगे शुभारंभ। 11 अगस्त से 13 अगस्त तक आयोजित होगा एक्सपो। यूपी में 5 एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार, खरीदी जाएंगी जमीनें। लेटेस्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे भी शामिल। यूपी को हाईकोर्ट का आदेश, कहा छुट्टा पशु और कुत्तों से खतरने वाले स्थान बताए, 2 सप्ताह का मिला वक्त। रामपुर में गोवंश पशु में विशेष अधिकार मिलने पर हिंदू संगठन ने रोष। लगातार हो रही गोकुशी को लेकर के एसपी को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ सहित 50 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट, कई शहरों में गिरेंगी बिजली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब विस्तार से खबरें जानते हैं। लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ आज शुभारंभ करेंगे एक्सपो 2026 का। इंडियन बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का शुभारंभ प्रदेश बनेगा देश का सबसे बड़ा बायो एनर्जी सम्मेलन का केंद्र। 11 से 13 अगस्त तक इंडियन एक्सपो सेंटर पर आयोजित होगा। नोएडा में आयोजित होने वाला देश का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्रदर्शन आईबेट एक्सपो 2026 बायो एनर्जी निवेश के रूप में स्थापित किया जाएगा। नवविचार, नीतिगत संवाद और राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रामानुज भट्ट जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, बताइए कि जो ये एक्सपो चल रहा है, किस तरीके से जो है लोग वहां पर आ रहे हैं और क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि सीएम वहां पर जाने वाले हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं और लोगों के लिए किस तरीके का आकर्षण का बिंदु बना हुआ है ये? देखिए, अगर बात की जाए कि इस एक्सपो की मार्च की अगर बात की जाए कि 11 से 13 अगस्त तक जो है इंडिया एक्सपो सेंटर जो है मार्च ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन होगा। और ऐसे में अगर बात की है तो देश भर से जो है यहाँ पर जो है बायो एनर्जी को लेकर जो है यहाँ पर जो है लोग आएंगे। और ऐसे में यहाँ पर तैयारी है किस तरीके से जो है इसमें जो बायो एनर्जी के निवेशक हैं वो और नवाचार और नीतिगत संवाद जो है इसमें रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए बायो एनर्जी को जो है और बढ़ावा देने के लिए ये इंडिया एक्सपो सेंटर जो है उसकी शुरुआत होगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देश भर के जो बायो एनर्जी से जो करने बायो एनर्जी उत्सर्जन करने वाले लोग हैं उनको जो है कहीं ना कहीं निमंत्रण दिया गया और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश को सशक्त और मजबूत बनाने की कोशिश है। 11 से 13 अगस्त तक जो है ये एक्सपो चलेगा और ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा देश भर का सबसे बड़ा बायो एनर्जी सम्मेलन। मॉक प्रदर्शनी होगी, इसमें जो है तमाम जो लोग हैं वो आके देखेंगे किस तरीके से बायो एनर्जी जो है वो बनाई जाती है, किस तरीके से उसका उत्सर्जन होता है और कैसे जो है वो फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें जो है इस एक्सपो में होंगी, लेकिन 11 से 13 अगस्त को जो है इसकी शुरुआत होगी। जी बिल्कुल रामानुज जी, और क्या जो है समय सीमा रहेगी, सुबह कितने बजे से लेकर के शाम को कितने बजे तक ये एक्सपो चलेगा? और योगी जी के अलावा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, कौन कौन सी हस्तियां हैं जो यहाँ पर अपनी शिरकत करेंगी? देखिए, देश भर में सभी बड़ी कंपनियां जो बायो एनर्जी को बनाती हैं उनको जो है निमंत्रण दिया गया है और वहां पे जो है इस एक्सपो के अंदर ये लोग आएंगे और सुबह 11 बजे जो है इसकी शुरुआत होगी और 13 अगस्त तक ये पूरा एक्सपो चलेगा और लगभग शाम का जो समय है वो लगभग 8 बजे तक का समय रहेगा। तो लोग आके देखेंगे यहाँ पर कैसे जो है एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उसका कंजप्शन होता है और कितनी जो है
कॉस्टफुल है ये पूरा बायोलॉजी। तो ये कहीं ना कहीं सम्मेलन है वो एक बड़े स्तर का है और प्रदेश के लिए एक बड़ी ख्याति होगी। इस पूरे एक्सपो लगाने के बाद जो है तमाम जो है निवेशक जो यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में आएंगे। जी रामानुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे। सीएम योगी आज करेंगे एक्सपो 2026 का शुभारंभ। इंडियन बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का करेंगे शुभारंभ। लखनऊ समा प्रमुख अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रतिमा पर करेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित। सुबह 10:30 बजे जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर करेंगे अर्पित पुष्प। आज सुबह 11:30 बजे सपा मुख्यालय में स्मृति कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधन। जनेश्वर मिश्र की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे कार्यक्रम में सहभागिता। प्रबुद्ध जनों और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित अखिलेश यादव। जी रामानुज जी, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये आज जयंती श्रद्धा सुमन जो मनाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव वहाँ पर जा रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं? और जो जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई जा रही है, आज क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर है? किस तरीके के व्यवस्थाओं के बीच में ये स्मृति दिवस मनाया जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए कि जनेश्वर मिश्रा की आज जयंती है और ऐसे में जो है आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में जो है वो जनेश्वर मिश्रा गिने जाते हैं और आज उनकी जयंती पर जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क जो बना हुआ है राजधानी लखनऊ के अंदर, वहां पर जो है उनकी मूर्ति पर जो है अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता जो है वहां पहुंचेंगे और पुष्पांजलि जो है अर्पित करेंगे। सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है जनेश्वर मिश्रा पार्क में जो है प्रतिमा पर जो है पुष्पांजलि करने का, और उसके साथ साथ जो है समाजवादी पार्टी के जो है ये सिर्फ पुष्पांजलि ही नहीं है और जनेश्वर मिश्रा जो याद करने का ही मौका नहीं है, और इसी बहाने जो है समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मण सम्मेलन या एक तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन की जो है इसकी आज जो है करेगी। और ऐसे में जो प्रबुद्ध जन है उन लोगों से मुलाकात होगी, उनसे जो है उनको संबोधित करेगी अखिलेश यादव। और लगभग 11:30 बजे समाजवादी मुख्यालय के अंदर जो है उनकी स्मृति में जो है कई कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं। जी, जैसा कि आपने ब्राह्मण सम्मेलन की बात करी है, तो ये जो ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, क्या इसको 2022 के चुनावों से भी जोड़कर देखा जाएगा कि जो अखिलेश यादव आज एक स्मृति श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं जनेश्वर मिश्र जी का, उसी के साथ वो एक ब्राह्मण सम्मेलन करें? तो ये ब्राह्मण सम्मेलन आज ही के दिन पर क्यों, और क्या ये 2027 की तैयारियों के लिए भी एक प्रमुख कदम माना जा रहा है अखिलेश यादव का? देखिए, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है 2027 के चुनाव की तैयारी जो है लगातार कर रही है, और ऐसे में जो प्रबुद्ध जो है जन और कार्यकर्ताओं का संबोधन होगा वो इसी कारण होगा कि जो है 2027 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए। और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी लगातार जनेश्वर मिश्रा की जयंती को मनाती रही है, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अपने उस कद्दावर नेता को जो लोहिया जी के साथ रह रहे उनको जो है याद करती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक 2027 का रोड मैप जो है, जो ब्राह्मण कहा जाता है, जो प्रबुद्ध जन कहा जाता है, जो नाराज चलते हैं, उनको साधने की कोशिश रहेगी जो है इस कार्यक्रम से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिश है 2027 को लेते हुए जो है इस प्रबुद्ध प्रबुद्ध लोगों को जो सम्मेलन हो रहा है, जो यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं 27 का टारगेट रख के ही जो है ये। बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जनेश्वर मिश्र की स्मृति आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मथुरा सीएम नायाब सिंह सैनी का यूपी में दौरा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करके परिवार के सहित बांके बिहारी के दर्शन किए जाएंगे। सीएम प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करेंगे। प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मथुरा सीएम नायाब सिंह सैनी पर यूपी का दौरा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना, परिवार सहित बांके बिहारी दर्शन किए सीएम। प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मथुरा सीएम नायाब सिंह सैनी का दौरा। खबर सीतापुर से, जहां पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गैस गोदाम के पास घायल मिला 35 वर्षीय सलमान। पुलिस घायल युवक को लेकर के अस्पताल लाई है। लखनऊ रेफर कर इमाइल, सुल्तानपुर और मुंशीगंज में गैस गोदाम की घटना। सीतापुर पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली। गैस गोदाम के पास घायल मिला 35 वर्षीय सलमान। पुलिस घायल युवक को जिला अस्पताल लाई, लखनऊ रेफर। थाना मोइल, सुल्तानपुर के मुंशीगंज में गैस गोदाम की घटना। सीतापुर पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली। गैस गोदाम के पास 35 वर्षीय सलमान। पुलिस घायल युवक को अस्पताल ले गई, लखनऊ रेफर। सूचना प्राप्त हुई कि मिला सुल्तानपुर में एक मर्डर हो गया। तत्काल मेरे द्वारा, एडिशनल एसपी साहब द्वारा, सीओ द्वारा, सभी फील्ड में द्वारा मौके पे पहुंचे गए। जब मौके पे जानकारी करी तो ये सामने आया कि जो मृतक है और जो मारने वाला है, ये आपस में समधी का इनका रिश्ता है। जो मारने वाला है, इसकी जो लड़की है वो मृतक के बेटे से ब्याही हुई है। उसकी पूर्व में उस लड़की की शादी खीरी में हुई थी। वहाँ पे कुछ मनमुटाव हो गया था तो लड़की का छुट्टा होके जो मृतक के बेटे के साथ उसकी शादी यहाँ पे हो गई थी। पर दोनों में आपस में समधियों में इसमें बात को लेके कहा सुनी थी और दोनों के ऊपर मुकदमे हैं। जो मरा है और जो मारने वाला, दोनों के ऊपर मुकदमे। मारने वाला एक हिस्ट्री शीटर है और जिसकी मृत्यु हुई है उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। पूरे मुकदमों की जानकारी की जा रही है। तत्काल मौके पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को, जिसने गोली चलाई और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां सपा पूर्व मंत्री दया राम प्रजापति ने पार्टी के द्वारा पीडीए पंचायत में दक्ष प्रजापति जयंती का कार्यक्रम लखनऊ में उन्होंने अखिलेश यादव जी ने किया। उन्होंने वायदे पे पाबंदी थी, हमें शिक्षा पे पाबंदी थी, स्वास्थ्य पे पाबंदी थी, सुरक्षा पे पाबंदी।
पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति ने थाना क्वाशी क्षेत्र में स्थित सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि वे पहले भाजपा और पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर बयान देते थे, अब भाजपा के साथ हैं। दयाराम प्रजापति ने दावा किया कि छोटी छोटी जातियां एकजुट होकर वर्ष 2027 में सपा की सरकार बनाएंगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पिछड़े और छोटे वर्गों को आगे नहीं बढ़ने चाहते हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन वर्गों को जोड़कर काम कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा पीडीए पंचायत में वर्ष 2027 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। ये अभी 2 उपचुनाव हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जहां से 5 बार विधायक थे और उन्होंने सीट छोड़ी तो वो वहां से भी हार गए। बीजेपी दतिया में भी हार गई। ये आगाज है समाजवादी पार्टी के जीत का। और भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग नाराज है, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हमारे छोटी छोटी जाति के लोग सब दुखी है। आप ये बताइए 2014 से जब से ये सरकार बनी हमारे बोलने पे पाबंदी है। खबर सोनभद्र से है, जहां सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने अत्याधुनिक इंटरस्पेटरी वाहनों की शुरुआत की है। एएसपी अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन चौक में इन वाहनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। स्पीड लेजर गन, हाई रिजोल्यूशन कैमरास और नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस ये वाहन ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगे। इनकी तैनाती हाईवे, नगर क्षेत्रों और दुर्घटना संबंधित स्थानों पर की जाएगी। इस दौरान पुलिस कप्तान ने यातायात ड्यूटी पर तैनात पुलिस युवकों को छाता, रेनकोट, हाई पावर टॉर्च, ब्लैक चश्मा और मास्क भी सौंपे। हमीरपुर ट्रैफिक पुलिस को सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2 आधुनिक इंटरस्पेटरी बाइक मिली है। स्पीड राइडर गन समेत अत्याधुनिक तकनीकों से लैस ये बाइक के नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग में निगरानी रखने में मदद करेंगी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इससे ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने, नियम तोड़वाने, वाहन चलवा करने के खिलाफ तात्विक कार्यवाही करने पर भी सुविधा मिलेगी। पुलिस अधीक्षक मृंगाक्ष शेखक पाठक और फायर ब्रिगेड कार्यालय में इंटरस्पेटरी बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायबरेली में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे 29 होटलों, लॉजों और मैरिज लॉनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सराय अधिनियम 1837 के तहत नोटिस में बावजूद पंजीकृत न होने वाले प्रतिष्ठानों पर नगर मजिस्ट्रेट धारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। लालगंज, महाराजगंज, बछरावा, डालमऊ और ऊंचाहार क्षेत्रों में होटल, लॉज और मैरिज लॉनों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि नियमों को अनदेखा करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर प्रशासन की कड़ी नजर अड़ी हुई है और नियमों की कार्यवाही की जाएंगी। मजिस्ट्रेट की तरफ से 29 संचालकों को नोटिस जारी की गई थी। पूर्व में भी तहसील स्तरीय हमारे ये होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, सराय एक्ट के अंतर्गत भी दी गई और जो हमारे अन्य अधिनियम है, लगातार हम लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं और लगातार लोग से मीटिंग्स भी की गई हैं। परंतु उसके बाद भी जो हमारे संचालक अगर नियमों को, शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। कितने होटल हैं? अभी 29 के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से कार्रवाई की गई है और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें या जो भी हमारे मानक हैं उनको पूर्ण कर लें। खबर बिजनौर से है, जहां राकेश हत्याकांड में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार कर 10,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2018 का है, जब भाई की हत्या के मामले पर पैरवी करने राकेश को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश लोकेश नागर ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई।
22/9/18 का बड़ा चर्चित केस है ये। इन्होंने जो इसके जो मृतक राकेश अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने जो गोली बरसा करके उसकी हत्या कर दी। पीएम के समय भी 4 गोली उनके पेट से निकली है, उनके शरीर से, और बाकी भी जो फायर आर्म इंजरी के निशान थे। और एनिमिटी ये थी, ये केस की पैरवी कर रहे थे, क्योंकि 11 महीने पहले मृतक के भाई की हत्या इन लोगों ने कर दी थी। और इसमें आज दोषी इन्होंने पहली तारीख को कर दिया था, और आज जो है इन्होंने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर सुनना था, तो सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खबर चित्रकूट से है, जहां धार्मिक और पौराणिक महत्वों वाले मां झारखंडी मंदिर में विकास को लेकर डीएम पुलकित गर्ग ने स्थलित निरीक्षण किया। उन्होंने शासन में महत्वाकांक्षी वंदना योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। डीएम ने नगर पालिका की आईओ लालजी यादव और जेई शुभम तिवारी को मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मंदिर परिसर में बाउंड्री निर्माण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेड लगाने को कहा। तरौंदा स्थित प्राचीन मां झारखंडी मंदिर में हर वर्ष शारदीय और चैत्र नवरात्र के दौरान 9 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना कर जनपदवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसी दौरान डीएम ने बताया कि करीब 22 लाख रुपए की लागत से 200 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। देखिए, नगर पालिका द्वारा वंदन योजना जो शासन की चलाई जा रही है, उसके तहत यहाँ प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें सीसी रोड का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। लगभग 200 मीटर का यहाँ पे सीसी रोड 22 लाख की लागत से यहाँ नीचे जो है वो स्वीकृत करके उसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। उसी के संबंध में आज जो है निरीक्षण आज किया गया है। यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है एवं अन्य आवश्यकताएं बताई गई हैं। ईओ को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो वर्तमान इस वर्ष के प्रस्ताव पूर्व में ही भेजे जा चुके, लेकिन अगले वर्ष में जो वंदन योजना, जिस योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों पे और उनके आसपास जो विकास कार्य कराए जाते हैं, वो वंदन योजना में अगले साल इसका प्रस्ताव जो है उसको तैयार करा के अग्रिम कार्रवाई करें। इटावा में जहां बकेवर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महेवा अलछद मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे में 2 तमंचे, कारतूस, चाकू, चोरी का लोहे का सामान, एक कार बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकृत की है। बुलंदशहर में जहां सिकंदराबाद पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर करीब 7 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक सूचना पर मंदरगढ़ शहर के आलम उर्फ बबलू, फैजान, इरशाद और अनस को पकड़ा। आरोप है कि राधा कुंज कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर और शिवाजी नगर में हुई चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पहले कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों का सिलसिला यही तक था। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसाले